आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-35 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस समय एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि रूस एक बार फिर से अपने SU-35 सुपर फ्लैंकर को लेकर के भारत के सामने एक अट्रैक्टिव ऑफर पेश कर सकता है, जिसे इग्नोर करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पहले यही बात करेंगे कि वो संभावित ऑफर कौन सा है, किस एयरक्राफ्ट का है और कैसे भारत को ये SU-35 इम्प्रेस कर सकता है। इसके कितने % चांसेस हैं, क्या इकलौता ये एयरक्राफ्ट होगा जो कि हैवीवेट क्लास का होगा। तो आइए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में SU-35 ने अपनी जो उपयोगिता है इसको साबित किया है। इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, फिर चाहे वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम हो या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम हो। आसानी के साथ इस एयरक्राफ्ट ने उन्हें निशाना बनाया है और इसी के दम पर इस समय जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है उनका ये दावा है कि मौजूदा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये सबसे पावरफुल है और कॉम्बैट प्रूवन भी हो चुका है। लेकिन इसी बीच गागरिन एविएशन प्लांट, जो कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, उसके डायरेक्टर ने ये इशारा दिया है कि भारत का जो MRFA टेंडर है, जिसके अंतर्गत भारत को 114 की संख्या में फाइटर जेट्स खरीदने हैं, इसमें SU-35 एक प्रबल दावेदार के तौर पर फिर से कम्पीट कर सकता है। या आसान शब्दों में बात करें तो वो एक बार फिर से जो फ्रेश ऑफर है ये भारत के सामने प्रस्तुत करने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि अभी तक के जो कॉम्बैट रिकॉर्ड है ये SU-35 को सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रदर्शित करेंगे और निसंदेह भारत भी इनको नकार नहीं पाएगा। अगर हम SU-35 के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 34.5 टन का है। वहीं इसका जो टॉप स्पीड है ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। SU-35 में एजिलिटी भी है, स्पीड भी है और पावर भी है। और आप सब SU-35 के सुपीरियर मनूवरबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं। इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 20,000 मीटर की है और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ये 1500 से लेकर के 4500 किलोमीटर तक होती है और हर प्रकार के जो मिशंस हैं उनको ये एग्जीक्यूट कर सकता है। इनिशियली ये माना गया था कि SU-35 सुपर फ्लैंकर एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर ही सर्व करेगा, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में इसने जिस प्रकार से सीड मिशंस को एग्जीक्यूट किया है, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन को इसने एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद इसकी जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है ये भी दुनिया के सामने आ चुकी है। और यही कारण है कि इस समय रूस भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब अगर हम बात करें SU-35 की तो सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट जितना पावरफुल है, जितना तेज है, जितना मैसिव है, इसमें एवियोनिक्स भी उतने ही एडवांस इस्तेमाल की गई हैं। इनफैक्ट इसमें जो एवियोनिक्स हैं ये SU-57 फैलन से ही बोरो की गई हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको वैरायटी ऑफ मिसाइल्स और बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स हो या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल हो। ये अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है इनको कैरी करने में सक्षम है। और यहाँ पर इसमें अगर हम रेडार की बात करें तो SU-35 में एक फेज्ड एरे रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लॉन्ग रेंज में जो टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। अगर हम इसमें क्लेम की बात करें तो ये 100 से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी तक जो एनिमी टारगेट्स हैं, जो कि एयरबोर्न टारगेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके उन पर अटैक करने की क्षमता के साथ में भी आता है। और इसकी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है इस पे एक बड़ा योगदान जाता है इसका IUS-35 इंफॉर्मेशन ऑन कंट्रोल सिस्टम पर। इसके अलावा इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं, वेपन्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया है, जिसके बाद इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। वहीं SU-35 में इन सारी कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करने के लिए एक 30 mm की GSS-30-1 गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव वर्क करती है। और इसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं, इसके अलावा जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक मिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि अगर भारतीय वायुसेना ने इन पे इंटरेस्ट दिखाया तो जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, जिसका इंटीग्रेशन सुखोई 30 MKI में हो रहा है, तो सेम चीज़ें हमें SU-35 में भी देखने को मिलेंगी। यानी कि रूस भारत को इस चीज़ के लिए अलाउ कर देगा कि भारत अपने मन मुताबिक जो वेपन सिस्टम है वो SU-35 सुपर फ्लैंकर में इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस ऑफर को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देती हैं। लेकिन अब अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, क्या भारतीय वायुसेना
Su-35 फैमिली में जाना चाहेगी। दरअसल भारत के पास ऑलरेडी Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि काफ़ी लीथल है और भारत इस समय इनको अपग्रेड भी कर रहा है। और अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की बात माने तो भारत का जो इंडियन सुपर 30 है ये कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी वाइज Su-35 के समकक्ष पहुंच सकता है और ऐसे में भारत के पास बहुत कम वजह होंगी Su-35 को सेलेक्ट करने की। हालांकि अगर हम बात करें Su-35 की तो उसका रास्ता इतना आसान भी नहीं है क्योंकि सेम वेट क्लास का एक और एयरक्राफ्ट है जो MRFA में कम्पीट कर रहा है जिसको हम बोइंग के F-15EX के नाम से जानते हैं जो कि लीजेंडरी F-15 ईगल पर आधारित है और ये भी एक मल्टी रोल कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और अगर हम स्ट्राइक मिशन की बात करते हैं तो वो अपने साथ तकरीबन 20 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। और जिस प्रकार की रेपुटेशन बोइंग ने F-15 की बना रखी है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि कंपटीशन रूस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। वहीं इन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो राफेल F4 स्टैंडर्ड हैं ये ऑलमोस्ट जीत चुके हैं टेंडर, ऐसा अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं। हालांकि भारत की अगर हम इंडियन सुपर 30 की बात करें तो उसको जो अपग्रेड मिल रहा है उसके बाद एनालिस्ट ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट जो कैपेबिलिटीज हैं वो Su-35 के समकक्ष पहुंच जाएंगी क्योंकि भारत भी कर क्या रहा है सुखोई 30 MKI में। भारत भी एक एडवांस एसा रडार इसमें इंटीग्रेट कर रहा है जिसको हम उत्तम एसा रडार के नाम से जानेंगे, जिसकी सहायता से इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफी इनहेंस होगी। इसके अलावा भारत इसमें एडवांस एवियोनिक्स को इंटीग्रेट कर रहा है जिसके बाद इसकी दूसरी कैपेबिलिटीज काफी इनहेंस होंगी। इसमें इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है जो कि पैसिव मोड में टारगेट को सर्च और ट्रैक करने के काम में आएगा। वहीं इसके कॉकपिट को रिडिज़ाइन किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है और इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। इनके इंजन में कुछ बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं जिसके बाद वो ज़्यादा रिलायबल हो जाएंगे और उनकी सर्विस लाइफ को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। और अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर तो सुखोई 30 MKI का कायाकल्प होने वाला है। हमने हाल ही में आपको बताया कि रुद्रम 2 का जो टेस्ट है ये शुरू हो चुका है और रुद्रम 3 का जो इंटीग्रेशन वर्क है इसके लिए भी जो टेंडर डॉक्यूमेंट है DRDO के द्वारा वो सामने रखे गए हैं, जहां वेफर स्टेशन 3 से लेकर के 5 तक जो मॉडिफिकेशन का काम है ये शुरू किया जाएगा। और इन दोनों मिसाइल्स के बाद सुखोई 30 MKI की एंटी रेडिएशन या फिर हम बात करें ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस होंगी। वहीं एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इसमें आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी जो 100 से लेकर के 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल तो इसका हिस्सा बन ही चुकी है, ब्रह्मोस NG भी इसको ज्वाइन करेगी, रैम्पेज और रॉक्स इसको ज्वाइन कर चुकी हैं। तो इनफैक्ट ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 78% इंडिजिनस होने की राह में आगे बढ़ चुका है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना का क्या इंटरेस्ट सामने निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।